हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर संविधान को कंटिन्यू करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिकारों के महत्व के बारे में हमारी बुक में 2 केसेस गिवन हैं। पहली बात है एशियाई खेलों के समय एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया। खेलों के आयोजन से पहले कुछ स्टेडियम और पुल बनने थे, जिसके लिए ठेकेदारों ने गरीब मिस्त्रियों और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन उन्हें उनका मुनासिब जो पैसा था वो उन्हें नहीं दिया गया। तो कुछ सोशल वर्कर्स को जब उनके बारे में पता चला तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उन्होंने ये दलील दी कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की गई है उससे भी कम मजदूरी पर इन मजदूरों से काम कराया गया, जो कि बेगार या बंधुआ मजदूर जैसी है, और ये करना नागरिकों को जो प्राप्त है एक अधिकार शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को माना और फैसला किया कि जितने भी हजारों मजदूर थे सरकार उन्हें पूरा पैसा दिलाए, जो तयशुदा मजदूरी है वो उन्हें दिलाए। तो इस केस में मानव के जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, उसका हनन किया गया। दूसरा केस है असम का एक गांव में, चुबरी गांव में एक रहने वाला व्यक्ति था मचल लालुंग। उसके ऊपर गांव वालों ने यह आरोप लगाया कि उसने किसी को मारा है, और जब उस मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो जजेस ने पाया कि मचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए उसे इलाज के लिए एक अस्पताल में कैदी के रूप में भेज दिया गया। वहां उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। फिर डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार, एक बार 1967 में और दूसरी बार 1996 में चिट्ठी भेजी और कहा कि अब लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसकी इस बात को किसी ने भी नहीं सुना और वो न्यायिक हिरासत में ही बना रहा। 77 साल तक वो इंसान जेल में बंद रहा। कैसे रिहा किया गया? वो रिहा तब हुआ जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुछ एक टीम बनाई थी जो राज्य में जो कैदी होते हैं उनका निरीक्षण कर रही थी। तब पता चला कि इस तरीके से ये व्यक्ति है जो स्वस्थ हो चुका है, लेकिन उसके केस की सुनवाई ही नहीं हुई। तो वो व्यक्ति जो जेल में बंद हुआ था 23 वर्ष की उम्र में, उसकी सारी जिंदगी जेल में बीत गई और वो जेल से रिहा हुआ 77 वर्ष का। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं जो नागरिकों का अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हनन हुआ है। तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिए, लेकिन उन अधिकार क्या हमें वास्तव में मिल पा रहे हैं? इन्हीं बातों के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अधिकार हैं क्या। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। और ये किसने कहा है? ये बात कही है हेराल्ड लास्को ने कही है, जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो ये है अधिकार की बात। अधिकारों को हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिसके करने की अनुमति हमें कानून देता है। फॉर एग्जाम्पल, वोट डालने का अधिकार। और ये जो कानूनी अधिकार होते हैं इन्हें कभी भी
बदला जा सकता है या संसद इन्हें खारिज कर सकती है, बंद कर सकती है। और ये जो कानूनी अधिकार हैं, इन्हें एक सामान्य कानून द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। एक स्लोगन देख रहे हैं आप, से नो टू चाइल्ड मैरिज, सपोर्ट गर्ल एजुकेशन। हमारे को कानूनी अधिकार है ये कि लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में ही होनी चाहिए। तो अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले की जाए तो उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये उसका कानूनी अधिकार है, वो इसे मना कर सकती है। सेकंड टाइप का अधिकार है मानवाधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, और ये किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी के लिए अंतर्निहित हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं। सार्वभौमिक का अर्थ है जो चीज सभी के लिए है उसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। ये जो मानवाधिकार हैं, इनकी सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। किसने की ये घोषणा? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की। इसलिए हर साल 10 दिसंबर का दिन किस रूप में मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करते समय ये घोषणा की गई कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में एक समान है। जीवन का, स्वतंत्रता का और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों का होगा और दास व्यापार को सभी रूप से निषिद्ध किया जाता है। दास प्रथा को खत्म किया जाता है। तीसरा अधिकार कहलाता है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे संविधान में इन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और संरक्षित किया गया है। अब जानते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं। मौलिक अधिकार केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है और कानूनी अधिकारों को कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा विधान मंडल द्वारा बदला जा सकता है। अब ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए और संविधान ने हमें ये भी कहा कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या करे। संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि ऐसी स्थिति में वो मनुष्य सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत भी वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन कानूनी अधिकारों का हनन होने पर उसे पहले निचली अदालत में जाना पड़ेगा और अपील के माध्यम से ही वह ऊपरी अदालत में जा सकता है। अब हमारे भारत में कौन से मौलिक अधिकार हैं या उनके लिए क्या क्या करा गया। हमारा भारत शुरू से ही मौलिक अधिकारों के प्रति सजग था। इसीलिए मोतीलाल नेहरू समिति ने आजादी से बहुत पहले 1928 में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। किससे? ब्रिटिश सरकार से। और वो चाहते थे कि 1935 के प्रोविंस एक्ट में इन्हें शामिल किया जाए, पर उनकी इस बात को नहीं माना गया। इसी कारण जब आजादी के बाद संविधान बना
तो भारतीय संविधान में अधिकारों का संरक्षण सूचीबद्ध किया गया, अधिकारों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया। इसके बारे में एक आपका अधिकारों का घोषणा पत्र है। क्या है अधिकारों का घोषणा पत्र या अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित नागरिकों के अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यह सरकार को व्यक्तियों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने पर रोक लगाती है। यह इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपाय भी बताती है। तो ये जो हमारे अधिकार हैं, इन्हें किससे खतरा है, किससे संरक्षण करने की जरूरत है? अब ये हमारे जो अधिकार हैं, ये कौन खराब कर सकता है, कौन चुरा सकता है, या इन अधिकारों का संरक्षण किससे करने की जरूरत है? कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई निजी संगठन हो सकता है, जैसे कि ठेकेदार थे जिन्होंने मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी। यहाँ तक कि सरकार भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। अब ये जो हमारे अधिकार हैं, भारतीय संविधान में कहाँ लिखे गए हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अलग अलग बातें अलग अलग देशों से ली गई हैं, तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो हमारा भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये इन मौलिक अधिकारों की सीमाओं का भी उल्लेख करता है। उनकी सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान है वो भी बताता है। और संविधान ये भी निश्चित करता है कि सरकार द्वारा इनका उल्लंघन ना हो। कौन हमारी रक्षा करता है? न्यायपालिका। अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अब जाने कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जब हमारा संविधान बना तब इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था। और इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। अब हम एक एक करके इन मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। समता के अधिकार में हमारे कुछ अधिकार आते हैं। कौन कौन सा? अनुच्छेद 14 में वर्णन है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून का समान संरक्षण। इस अधिकार का अर्थ है कि देश के सभी व्यक्ति विधि मतलब कानून के सामने बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। स्थिति, लिंग या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त, वंचित और अवंचित वर्ग कानून के समक्ष समान है। विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग वो वर्ग होता है जो अपनी आर्थिक सुदृढ़ता के कारण कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर जाते हैं। वंचित वर्ग वो है जिन्हें
सामान्य जीवन जीने की भी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं और अवंचित वर्ग वह वर्ग आता है जिसे सामान्य जीवन जीने के सभी साधन उपलब्ध हैं। इसी अधिकार में हमारा जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, उसमें वर्णन है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत का प्रत्येक नागरिक दुकानों, होटलों, कुओं, स्नानाघरों, सड़कों आदि किसी भी जगह पर जाने के लिए एक समान अधिकार रखता है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, मतलब कि समान के सभी वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि सरकार समाज के कुछ वर्गों जिनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ विशेष योजनाओं और उपायों को लागू कर सकती है। वो विशेष वर्ग हो सकते हैं बच्चे, महिलाएं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 16(4) में एक बात कही गई है कि कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोक पाएगी। और अगला अधिकार हमें अनुच्छेद 17 में मिलता है अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत की जो विचार था उसका अंत करता है और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। अगला अधिकार हमें अनुच्छेद 18 देता है उपाधियों का अंत। इसका अर्थ है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे कि जो पीएचडी कर लेता है या जो डॉक्टर की डिग्री कर लेता है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। जिसको भारत सरकार भारत रत्न का उपाधि दे सकती है, लेकिन इसके अलावा अपने आप से कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये आज हमने पढ़ा समता के अधिकार के बारे में। थैंक यू।